था और अब वो हर एक जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। तो इस दौरान एक जो काफी बड़ा प्लेनेट था, लेकिन काफी ज्यादा आइसोलेटेड ये प्लेनेट था, जिस पर लाइफ और तो जैसे थी नहीं, लेकिन यहाँ पर काफी अमाउंट में जो थंडर एनर्जी थी ना, वो वांग लिन को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। और इसी के चलते वांग लिन कहने लगता है कि अब मैं समझा कि क्यों वे जो प्रीमोर्टल स्पिरिट है वो मुझे यहाँ इस ओर अट्रैक्ट कर रही है। वांग लिन जब गौर से देखता है ना, तो इसे नजर आता है कि ये जो प्लेनेट है ना, काफी ज्यादा थंडर एनर्जी से भरा हुआ है और लगातार दूर दूर के इलाके से इस प्लेनेट की जो थंडर एनर्जी है उसे अब्सॉर्ब किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास जो अल्टीमेट थंडर होता है ना, उसका एक्सेस हो। और विच मीन्स कि जो वांग लिन का जो ओरिजिन सोल है वो असल में एंशिएंट थंडर ड्रैगन से बना हुआ है। इसी के चलते वांग लिन ने दूर से इस चीज को सेंस कर लिया। अब वांग लिन बिना किसी देरी के ही सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर लेता है कि जो मेरी ओरिजिन सोल है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, और अगर मुझे इसे हील करना है तो मुझे काफी अमाउंट में थंडर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और इतनी डेंस अमाउंट में थंडर एनर्जी वाकई में इससे मेरा बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा। अब वांग लिन यहाँ पर उसी बोन के ऊपर सवार होकर आगे बढ़ रहा था और अपने पपेट को आगे भेजता है, लेकिन सडनली उसका जो पपेट था ना, वो यहाँ पे पीछे की ओर वापस आने लगता है, जिसके चलते वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये जो सेलेस्टियल गार्ड है आखिर ये अचानक से रुक क्यों गया, पीछे की ओर क्यों आ रहा है। वांग लिन समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब अपने सेलेस्टियल पपेट को वांग लिन यहीं पे छोड़कर खुद आगे हर चीज को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में इससे प्लेनेट के करीब काफी अमाउंट में डेंस थंडर एनर्जी फील होती है, और जैसे ही उसके करीब जाता है वांग लिन फील कर पाता है कि ये जो थंडर एनर्जी है उसकी बॉडी के अंदर, यानी कि उसके ओरिजिन सोल के अंदर जो थंडर एनर्जी है उससे काफी अमाउंट में रिच है और प्योर है, विच मीन्स कि इसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे वांग लिन कहने लगता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर इस थंडर के जरिए से अपने प्री मॉडल स्पिरिट को पूरी तरीके से रिपेयर कर सकता हूँ। बस फिर क्या, वांग लिन लग जाता है अपने काम में। सबसे पहले वो यहाँ पर उस जाइंट से जो मेटल बोन था उसे जमीन पे गिराता है और फिर उसके ऊपर जाकर लोटस पोजीशन में बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। आसपास की जितनी भी सराउंडिंग की थंडर एनर्जी थी उसे वांग लिन अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके ये थंडर एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर जाकर, यानी कि इसकी जो प्री मॉडल स्पिरिट की जो बॉडी है इसके अंदर जाकर इसे रिपेयर करने लगती है। बट गाइस, धीरे धीरे करके जो हेवनली थंडर है उससे भी वांग लिन डिवोर करने लगता है। ये देखकर शूलियो क्योंकि हालत खराब हो जाती है, वो हैरानी के साथ कहता है कि ये सच में ये एक नंबर का दैत्य है, मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। ये हेवनली थंडर को अगर डिवोर कर सकता है तो ऐसे तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और मैं ग्रैंड पजू आखिर इसका क्या होगा। मैं तो यहाँ पे कभी आजाद भी नहीं हो पाऊंगा और यहाँ पे बस पड़े पड़े सड़ता रहूंगा। अब गाइस, ऐसे ही कल्टीवेट करते हुए वांग लिन को 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। लगातार 10 साल से वो अपने प्री मॉडल सोल को यहाँ पे रिपेयर करने में लगा हुआ है। बट फाइनली वांग लिन इसे 99% कंप्लीट कर लेता है। तभी अपनी आंखें खोलते हुए टेस्ट करता है और पाता है कि वाकई में इसकी जो प्री मॉडल स्पिरिट है ना, सिर्फ पहले से ज्यादा ये रिपेयर हो चुकी है, बल्कि स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी है। इवन की सोल को रिपेयर करते दौरान वांग लिन ने काफी वास्ट अमाउंट में थंडर पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा अब्सॉर्ब करने के बावजूद भी यहाँ की जो थंडर एनर्जी है ये कम ही नहीं हो रही, जिसका मतलब ये है कि मैं और ज्यादा थंडर को यहाँ बोरो कर सकता हूँ, और जिसके जरिए से मैं एक अल्टीमेट थंडर बॉडी को क्रिएट कर पाऊंगा। वांग लिन का ये खतरनाक प्लान ना उसे अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देता है। यहाँ पे वांग लिन बिल्कुल वही काम करता है। वो अपनी बोन्स को बनाने के लिए यहाँ के थंडर का अटेंशन अपनी ओर खींचने लगता है और मन में कहने लगता है कि मेरा जो अवतार है वो इस एंशिएंट गॉड डिवाइन एबिलिटीज को ऐसे फॉर्म में तो कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन एंशिएंट गॉड आर्ट के सीक्रेट मेथड के जरिए से मैं हेवन एंड अर्थ की एक स्ट्रॉन्ग पावर को फोर्सफुली अपनी ओर खींच सकता हूँ, जिसके जरिए से मैं अपनी बॉडी को बना लूंगा। वांग लिन की यहाँ पे पूरी तरीके से हड्डियां बन चुकी थी और अब वो हैंड साइन बनाते हुए काफी सारे थंडर्स को गैदर करते हुए इसके जरिए से वो अपने जो बॉडी का जो कंप्लीट फॉर्म होता है उसे यहाँ पे कास्ट करना शुरू कर देता है। इस दौरान काफी अमाउंट में एनर्जी फ्लक्चुएशन उसके आसपास देखा जा सकता था। वांग लिन को इस दौरान वो पहला मोमेंट याद आता है जब उसने पहली बार जो लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड है वहां पर अपनी फर्स्ट बॉडी को बनाया था, यानी कि उसके क्लोन बॉडी को जब उसने फॉर्ज किया था। ये काम उसने तब किया था जब वो बहुत मुश्किल से ताओ शेन के हैंड से मरते मरते बचा था। वांग लिन को याद आता है कि इस बात को कितना अरसा हो चुका है, सदियां गुजर चुकी हैं। अलायंस स्टार सिस्टम का एक वेस्टेज प्लेनेट सुजाको, उससे शुरू हुई ये जो एडवेंचर है आज वांग लिन को ऑल हेवन ले आया। इसी के साथ गाइस, वांग लिन के आसपास एक ककून टाइप का बन चुका था। ऐसे ही वक्त तेजी से बीतता है और इसके अंदर वांग लिन की एक नई थंडर बॉडी क्रिएट होने लगती है और इसका लुक काफी कमाल का है। ऑल फैंस अपनी प्रेजेंटी लगा लेना और तुम में से जो भी मेरी तरह इसके लिए एक्साइटेड रहना वांग लिन की थंडर बॉडी देखने के लिए कमेंट में जरूर बताना। अब ये वक्त तेजी से बीतता जाता है, साल दर साल गुजरते चले जाते हैं और 60 साल का वक्त बीत चुका था। वो ककून जो कि बीते 60 साल से ऐसी एक जगह में हवा में फ्लोट करते हुए थंडर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था, आज फाइनली इसमें क्रैक दिखने लगते हैं। 60 साल का ये जो साइकिल था वांग लिन पूरा कर लेता है और फिर उसकी जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन वाली ओरिजिन सोल सीधा उस ककून से जा टकराती है और अगले ही पल यहाँ एक तेज ब्राइट लाइट के साथ फाइनली वांग लिन की बॉडी यहाँ पे रिवील हो ही जाती है और वो बताने लगता है कि 60 साल के लाइफ साइकिल में मैंने इंटेंस अमाउंट में थंडर के माइट और उसकी वेटेलिटी दोनों को अब्सॉर्ब किया है और एंशिएंट गॉड आर्ट मेथड के जरिए से इस बॉडी को, इस अल्टीमेट थंडर बॉडी को मैंने फॉर्ज किया और जो कि इंटेंसली अमाउंट में थंडर पावर को अपने अंदर कंटेन किए हुए है। इसी के साथ गाइस
गाइस कपड़े दिख जाते हैं, बाल काले हैं, यानी कि सीजन 1 का जो लुक था उसका हल्का सा टच रखा गया है। और ये क्यों, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है जो कि मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगी। इसी के साथ 60 साल बाद अपनी नई थंडर बॉडी के अंदर वांग लिन अपनी आंखें खोलता है और बताने लगता है कि अब खुद दाओ भी मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब अपनी नई बॉडी के साथ वांग लिन यहाँ पे हेवन डिफाइंग बीट को कंप्लीट करने में लग जाता है। वो कहने लगता है कि अब जबकि मेरी बॉडी बन चुकी है तो मैं क्वालिफाइड हूँ हेवन डिफाइंग बीट को कंप्लीट करवाने के लिए। बट उससे पहले वांग लिन यहाँ पर अपने आसपास एक छोटा सा फॉर्मेशन टाइप का सेट कर देता है, जिसके लिए वो अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है, जिसके जरिए से काफी सारे सोल यहाँ पे एक फॉर्मेशन को कास्ट करते हैं। वांग लिन को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं और तब वांग लिन हेवन डिफाइंग बीट को अपनी थर्ड आई से बाहर निकालता है। इस दौरान जो बाकी सारे सोल्स थे ना सोल फ्लैग के, ये चारों ओर यहाँ वहाँ घूम रहे थे ताकि कुछ भी खतरा मिले तो वांग लिन को पता चल जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेवन डिफाइंग बोन था ना वो यहाँ पे धीरे धीरे करके रोटेट करने लगता है, जिसके चलते जो यहाँ पे मेटल एलिमेंट था यानी कि वो जो बोन था ना उसके अंदर से सारे के सारे एलिमेंट को वो अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर गोल्डन कलर का डस्ट देखा जा सकता था जो कि हेवन डिफाइंग बीट तेजी से अब्सॉर्ब किए जा रहा है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके इसकी स्पीड जो थी ना अब्सॉर्ब करने की ये स्लो होने लगती है और वांग लिन इस चीज को नोटिस करता है। और इस दौरान वांग लिन डिसाइड करता है कि इस ट्रिप पे उससे क्या चीजें हासिल होंगे, एक बार उस पर नजर डाल लिया जाए। आखिर देखें तो ग्रीड से आखिर उसे मिला गया है और वांग लिन सरप्राइज था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ग्रीड से उसे इतने पावरफुल और कमाल के ट्रेजर्स मिलेंगे। अब वांग लिन सबसे पहले यहाँ पर जो माउंटेन का एक छोटा सा पीस था जो कि दिखने में एक छोटे से माउंटेन जैसा लग रहा था उसे चेक करता है। उसे छूते साथ ही वांग लिन पता लगा लेता है कि असल में इसके अंदर एक सेलेस्टियल माउंटेन की सोल को सील करके रखा गया है। इसी के चलते इसे सेलेस्टियल माउंटेन सोल भी कहा जाता है और इसके अंदर वांग लिन बड़ी बड़ी चीजों की सोल को एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर सील करके रख सकता है, फिर चाहे वो एक पूरा का पूरा प्लेनेट ही क्यों ना हो। और इस ट्रेजर के जरिए से वो उन ट्रैप हुई सोल को किसी अटैक में भी यूज कर सकता है। बेसिकली कहा जाए तो ये 1 बिलियन सोल फ्लैग की तरह ही है लेकिन एक एडवांस फॉर्म में। वांग लिन अच्छे से जानता है कि ये एक बहुत ही कमाल की डिवाइन एबिलिटी है, लेकिन जो सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर है सिर्फ वही इस चीज को कमांड कर सकते हैं, यानी कि इस एबिलिटी को यूज कर सकते हैं, व्हिच मींस कि वांग लिन को जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा। वांग लिन को याद है, अब वांग लिन को जहाँ तक याद है तो इस माउंटेन ट्रेजर के जरिए से ही ना उसने जो मून गेजर सर्पेंट का बोन है उसे काट दिया था, व्हिच मींस कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड भी है। वांग लिन बहुत ही ज्यादा खुश था और साथ ही इस बात से भी एक्साइटेड था कि क्योंकि जो ग्रीड है उसका जो डिवाइन सेंस है वो अब इन सारी चीजों से हट चुका है, तो इसका मतलब वांग लिन इजीली अपना इम्प्रिंट इन पे लगाकर इन्हें यूज कर सकता है। वांग लिन यहाँ पे ट्राई तो करता है इसे कंट्रोल करने की, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी जो करंट सिचुएशन है ना कल्टीवेशन की, इसके दम पर वो इसको छू तक नहीं पाता। पर वांग लिन खुश था कि एक बार ये सेकंड स्टेप पे पहुंच जाए तो उसके पास इतने सारे कमाल के ट्रेजर्स हैं कि जिनका वो बहुत इजीली कमांड करते हुए बैटल में ना एकदम तबाही मचा सकता है। तभी वांग लिन इसे अपने पास रख लेता है और इसकी नजर जाती है यहाँ पर जो दूसरे नंबर का पावरफुल ट्रेजर था जैसे कि द ट्रू माउंटेन एंड रिवर डायग्राम या फिर माउंटेन रिवर पेंटिंग भी कहा जाता है। उस पे यहाँ पर वांग लिन स्क्रीन को बहुत गौर से देख पाता है और वो समझ आता है कि माउंटेन एंड रिवर्स के अंदर की जो हेवनली डाउट डायग्राम है ना उसे इस स्क्रीन के अंदर इम्प्रिंट किया गया है। अब वांग लिन यहाँ पे इतना तो समझ चुका था कि ये असली नहीं है, लेकिन अगर असली नहीं है तो एक कॉपी होने के बावजूद भी ये मून गेजर सर्पेंट के इतने पावरफुल अटैक को कैसे झेल पाया। इवन कि वो याद करता है कि ग्रीड ने कैसे इसका यूज करते हुए मून गेजर के काफी सारे टेंटिकल वाले जो अटैक थे ना उनसे खुद को बचाया था। वांग लिन इतना समझ चुका है कि ये एक डिफेंसिव ट्रेजर है, बट अनफॉर्चुनेटली जो मून गेजर सर्पेंट है ना उसका जो एंशिएंट गॉड फिंगर अटैक था उसके जरिए से ये बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और इस वक्त वांग लिन इसे यूज नहीं कर सकता और इसे सबसे पहले इसे रिपेयर करना होगा, जिसके बाद इसका क्या करना है वो देख लेगा। अब तभी वो उसे भी अपने पास रख लेता है। अब बारी आती है थर्ड ट्रेजर की जो कि असल में मॉर्टल एम्पर का क्राउन है। वांग लिन समझ चुका है कि नाम से ये ऑर्डिनरी है, लेकिन जिस हिसाब से ग्रीड ने इसे यूज किया था एंशिएंट गॉड फिंगर को रेसिस्ट करने के लिए, तो वांग लिन समझ चुका है कि इसके अंदर काबिलियत है, इसके अंदर ताकत है, लेकिन कोई एक चीज है जो कि इसके फ्लॉज को और ज्यादा बढ़ा रही है। वांग लिन हैरान था कि इसके ऊपर एक भी क्रैक नहीं पड़ा था जब वो अटैक इसे लगा था। वो उसे काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था और समझ चुका था कि ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, लेकिन दिखने में भले ये ऑर्डिनरी लगे पर कुछ तो इसमें अलग है। अब तभी वांग लिन की नजर जाती है 5 बीट्स के ऊपर। अब यहाँ पे इन 5 बीट्स से ना कुछ एनर्जी टाइप की निकलती है जो कि वांग लिन को घेर लेती है, लेकिन ये जो एनर्जी थी ये कुछ खास पावरफुल नहीं थी। अब गाइस जैसा कि तुम्हें पता है कि 5 बीट्स और 5 एलिमेंट्स कितना कमाल का कोइंसिडेंट है ना, तो बस वांग लिन को इसी चीज से एक खास पर्सन की याद आती है और तभी वो अपने पास से उसी ब्लू फ्लावर को बाहर निकालता है और यहाँ सोलार से जो एनर्जी होती है ना वो सीधा क्राउन में जाने लगती है और वांग लिन कहने लगता है कि प्लेनेट सुजाकू में एक जगह थी जहाँ पर एक 5 एलिमेंट स्प्लिट बॉडी पैदा हुई थी, तो कहीं इसका और उसके साथ कोई कनेक्शन तो नहीं। अब वांग लिन यहाँ अपनी यादों में जो रेड बटरफ्लाई है उसे याद करने लगता है। वांग लिन को ये भी याद आता है कि ग्रीड ने एक बार कहा था कि उसने 9999 मॉर्टल्स एम्पर्स की जो सोल्स है उन सबको गैदर किया कि इसके जरिए से वो बहुत मुश्किल से ताकि इसके जरिए से वो इस क्राउन को यानी कि इस ट्रेजर को कंट्रोल कर पाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक एम्परर जो कि 5 एलिमेंट स्प्लिट बॉडी के साथ पैदा हुआ हो सिर्फ वही से कंट्रोल कर सकता है और सिर्फ वही अपने ट्रू पावर के जरिए से इसके डिवाइन एबिलिटीज को यूज कर सकता है? क्या शायद इसी
इसी के चलते इस ट्रेजर ने इतनी आसानी से इस फ्लावर को डिटेक्ट कर लिया। अब तभी वो उस क्राउन को अपने पास लाता है, जहाँ हम देखते हैं कि इस फ्लावर को पूरी तरीके से क्राउन ने अब्सॉर्ब कर लिया था। और वांगलिन अब इस मेटल को चेक करने लगता है, यानी कि इस ट्रेजर को, और पाता है कि ऐसा लग रहा है कि ये काफी एंशिएंट ओरिजिन से बिलोंग करता है। लेकिन वांगलिन जब यहाँ एंशिएंट गॉड की मेमोरीज में भी इसे तलाशने की कोशिश करता है ना, यानी कि टूसी की मेमोरी में भी, तो भी वांगलिन को कुछ खास पता नहीं चलता। और इसी के चलते बस वांगलिन इसे चुपचाप अपने पास रख लेता है और डिसाइड करता है कि फ्यूचर में इसका क्या करना है वो मैं बाद में तय करूंगा। अब सबसे पहले मुझे हेवन डिफाइंग बीट को कंप्लीट करने पे फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे हेवन डिफाइंग बीट जो कि आधे से ज्यादा इस मेटल को अब्सॉर्ब कर चुका था, अब यहाँ इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी थी। धीरे धीरे करके 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाता और फाइनली पूरी तरीके से इसने इस मेटल को अब्सॉर्ब कर लिया। हेवन डिफाइंग बीट पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ चुके थे और अब बस वांगलिन को यहाँ पे अपना इम्प्रिंट इसके ऊपर कार्व करना था। और वांगलिन वही काम करना शुरू कर देता है जहाँ वो, और जब वांगलिन अपने इम्प्रिंट को कार्व कर रहा था तो इस दौरान उसे याद आता है कि कैसे हेवन डिफाइंग बीट के जरिए से उसके कल्टीवेशन पाथ की शुरुआत हुई, जहाँ उसने हेवन को डिफाई करने के जो रास्ते हैं उसे चुना। दाव को हासिल करने के लिए वांगलिन के पास काफी सारे रास्ते थे, लेकिन उसने हेवन को डिफाई करने के पैथ को चूज किया। मैं इस रास्ते पे चला, मरते मरते तक बचा और काफी बार इस हेवन डिफाइंग बीट ने मेरी मदद भी की और इसे आज पूरी तरीके से कंप्लीट करने में मैंने 1000 साल से ज्यादा का वक्त लगा दिया। बीते 1000 साल से ये मेरे साथ रहा, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत कम ही जान पाया हूँ और इतना सब कुछ एफर्ट लगाने के बाद फाइनली मैंने इसे कंप्लीट कर ही लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हेवन डिफाइंग बीट के ऊपर वो अपना इम्प्रिंट लगा चुका था, जिसके चलते एक एक एलिमेंट के तौर पर हेवन डिफाइंग बीट स्पिन करता है। जब मेटल एलिमेंट यानी कि लास्ट एलिमेंट की बारी आती है, इस दौरान जब वो रोटेट करता है ना, तब वांगलिन उसे कमांड देते हुए कहने लगता है कि चलो हेवन डिफाइंग बीट, तुम मेरे साथ इतने साल से रहे हो, अब देखा जाए कि आखिर तुम्हारे अंदर क्या है, चलो देखा जाए कि आखिर तुम अपने अंदर कौन से सीक्रेट्स को छुपाए हुए हो। ये कहते हुए वांगलिन इसे कमांड करता है, बट उससे पहले ये हेवन डिफाइंग बीट पूरी तरीके से शेक करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके अंदर अलग ही हलचल मच रही हो। पूरा का पूरा ये जो जगह थी ये कांप उठता है और एक तेज लाइट यहाँ से इमिट होती है, जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। वांगलिन को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ चल क्या रहा है, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपने सोल फ्लैग और फॉर्मेशन सभी चीज को हटा लेता है और जैसे ही हेवन डिफाइंग बीट को वो टच करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता है ना, तभी उसका हल्का सा ऐसे टच पाते साथ ही ये और तेजी से ऊपर की ओर जाने लगता है और सडनली तेज ब्राइट लाइट के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़े से जायंट से गेट का फिगर नजर आता है, जो कि पूरी तरीके से मिस्ट में कवर थी। वांगलिन ये गेट को देखते साथ ही कहने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है। अब तभी वांगलिन के ऊपर इंटेंसली प्रेशर पड़ने लगता है, कि ऐसा प्रेशर जैसे कि उसकी हड्डियों को ना ऐसा चूरा बना रहा हो। वांगलिन को बहुत दर्द होता है, वो कहने लगता है कि नहीं, ये इस रियलम का प्रेशर हो ही नहीं सकता। असल में ये प्रेशर तो जैसे इस गेट से आ रहा हो, जैसे कि इस गेट के आगे कोई भी कल्टीवेटर किसी का भी दाव टिक नहीं सकता। हर एक चीज को इसके आगे नतमस्तक होना ही होगा। किसी की एबिलिटी, किसी का कल्टीवेशन लेवल, किसी का कोई भी डिवाइन ट्रेजर इसके आगे नतमस्तक होने से उन्हें नहीं रोक सकता। हर एक चीज को जैसे इसके आगे नील डाउन होना होगा। अब वांगलिन समझ आता है कि यहाँ पर मॉर्टल्स और इमोर्टल्स के बीच का जो फर्क है, जो कि वो भुला चुका था, आज यहाँ पर उसे फील हो रहा है। आज जिस चीज को वो डिफाई करते हुए आ रहा था कि भाई किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, और ना उसके इस माइंड स्टेट को आज तक कोई चेंज कर पाया है, लेकिन लगता है कि आज कुछ है उसके सामने जो कि अपने आगे उसे झुकाने पे मजबूर कर रहा है और वांगलिन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं। यहाँ पर वांगलिन तभी अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगता है कि पर चाहे जो हो जाए, मेरे दाव विल को कोई भी ऐसे शैटर नहीं कर सकता। कोई भी मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ अपने आगे नहीं झुका सकता। जो चीज हजारों सालों में कोई नहीं कर पाया, ना आज होगा और ना ही फ्यूचर में कभी, मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाला। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन एक मामूली से गेट के जरिए से तुम मेरे दाव विल को शैटर कर सकते हो, मुझे अपने आगे झुका सकते हो। हाँ, सपने में भी नहीं। हेवन डिफाइंग बीट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर कौन सी पावर है, लेकिन मैं वांगलिन, मैंने तुम्हें कंप्लीट किया है। अगर हेवन मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं हेवन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर तुम मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें भी शैटर कर दूंगा। ये कहते हुए वांगलिन फुल फोर्स के साथ इस सप्रेसिंग प्रेशर को रेजिस्ट करते हुए एक पावरफुल अटैक सीधा हेवन डिफाइंग बीट की ओर वो कर देता है, बट सडनली एक जायंट सा हाथ आकर उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखकर वांगलिन भी इवन शॉक था, जैसे कि ये बंदा हेवन डिफाइंग बीट को प्रोटेक्ट कर रहा है। वांगलिन इस जायंट से आर्म को देखकर पता लगा लेता है कि ये एंशिएंट गॉड का आर्म तो है नहीं, तो आखिर ये चीज क्या है। कहीं ये इस गेट को गार्ड करने वाला कोई स्पेशल टाइप का रिस्ट्रिक्शन गार्ड तो नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हेवन डिफाइंग बीट था ना, वो ऊपर धीरे धीरे ग्लो कर रहा था और ये हाथ लगातार वांगलिन को अपनी ओर बुला रहा था, जैसे कि वो कह रहा हो कि इस गेट के करीब आओ। वांगलिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर हेवन डिफाइंग बीट आखिर कितनी मिस्ट्रीज को अपने अंदर छिपाई हुए है। इसे कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर की मिस्ट्रीज तो और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। वांगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि आगे जाना चाहिए या नहीं, तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इसके पावर को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर वो जो मून जैसा सर्पेंट का जायंट सा बोन था ना, इसे अपने हाथों से उठाकर सीधा इस हाथ की ओर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो उस चीज से टकराता है तो भाई यहाँ मून जैसा सर्पेंट का जो जायंट सा बोन था ना, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। वांगलिन यहाँ लॉ की पावर को फील करता है और समझ चुका था वांगलिन कि अगर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और इसके अंदर जाने की कोशिश की ना, भले ये हाथ उसे जितनी मर्जी बार बुला ले, तो वांगलिन की बॉडी यहाँ
पे राख बन जाएगी। अब सडनली हेवन डिफाइंग बीट तेजी से ग्लो करता है और इसके ग्लो करते साथ ही हर एक चीज वापस से यहाँ से डिसअपियर होने लगती है। वो बड़ा सा गेट, वो बड़ा सा हाथ, सब कुछ यहाँ से डिसअपियर हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब उसने हेवन डिफाइंग बीट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो उसके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी कैसे जा सकती है। आखिर मैंने कौन सा रास्ता गलत ले लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। वह इन सवालों के बीच डूबा था कि तभी हेवन डिफाइंग बीट यहाँ से जाने लगता है। वांगलिन इसे चेस करने लगता है और तभी चलते चलते ये काफी सारे जो डिस्ट्रॉय हुए प्लैनेट्स का जो एरिया था ना, इनके बीच पहुंच जाता है। और तभी यहाँ पे वांगलिन को एक साउथर्न डोमेन में, जो कि ऑल हेवन का ही एक हिस्सा है, यहाँ पर एक थंडर पूल नजर आता है। हाँ नोवेल फैंस, तुम जानते हो कि यहाँ पे कौन सा बंदा हमें दिखने वाला है। हाँ जी, मैं भी उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब यहाँ पे वांगलिन हेवन डिफाइंग बीट को सबसे पहले अपने पास रखता है और निकालता है अपने उस सिल्वर हॉर्न बीस्ट को, जहाँ पे जैसे ही वो अपना कदम बढ़ाता है ना, तो भाई इसे भी हल्का सा झटका लगता है और वो भी पहली बार एक थंडर बीस्ट की पावर को पोजेस करने के बावजूद भी इससे डरता है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये आगे जाने लगता है और आसपास की जो थंडर एनर्जी है इसे अब्सॉर्ब करने लगता है। वांगलिन खुद देख के हैरान था कि यहाँ की जो थंडर पावर है ना, वो असल में उस प्लैनेट की सप्रेसिंग थंडर पावर से कई गुना ज्यादा है, जिस प्लैनेट की पावर के जरिए से, यानी कि थंडर पावर के जरिए से वांगलिन ने अपनी अल्टीमेट थंडर बॉडी को बनाया। वांगलिन थंडर बीस्ट की ओर देखता है, जो कि और गहराई में जाने से डर रहा था और वहीं दुबक के बैठ जाता है। अब वांगलिन सेलेस्टियल पपेट को बाहर निकालकर सबसे पहले उसे गार्ड करने के लिए पीछे की ओर खड़ा करता है और कहने लगता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम मुझे गार्ड करोगे। वांगलिन आगे जाता है, भाई उसकी थंडर बॉडी, थंडर ओरिजिन सोल दोनों यहाँ अपना जलवा दिखाती है। शूलिग्यू तो डर के मारे यहाँ पे कांपने लगता है, कहने लगता है कि देखो मास्टर, प्लीज प्लीज मत जाओ, अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मेरा सच में कोई इंटेंशन नहीं है वहाँ पे जाने का, तो प्लीज प्लीज आप मुझे बाहर छोड़ दो। वांगलिन यहाँ पे बिना किसी चीज की परवाह किए आगे बढ़ने लगता है, बट सडनली कुछ दूर जाके वो रुक जाता है और वो समझ आता है कि इसकी जो करंट स्ट्रेंथ है और बॉडी की जो पावर है उसके जरिए से वो बस इतना ही आगे आ सकता है, इससे आगे वो नहीं जा सकता, वरना उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। जिसके बाद वांगलिन यहाँ पे बैठकर थंडर ओरिजिन स्पेल को रिफाइन करने का सोचने लगता है, साथ ही जो उसकी प्रीशियस ओरिजिन एनर्जी है वो उसे भी रिफाइन करने का सोचता है, क्योंकि थंडर से वो थंडर ओरिजिन एनर्जी भी बना सकता है। वांगलिन इस काम में लग तो जाता है, लेकिन मन में इससे सवाल हो रहा था कि हेवन डिफाइंग बीट आखिर मुझे यहाँ पे क्यों लाया, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब वांगलिन का जो ओरिजिन सोल है वो भी बाहर आ जाता है, यानी कि वही एंशिएंट थंडर ड्रैगन। साथ ही वांगलिन हेवन डिफाइंग बीट को भी बाहर निकालता है और उसके दिमाग में कोई बात चल रही थी जिसे वो क्लियर करना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ की आसपास की इतनी टेरिफाइंग एनर्जी के चलते जो हेवन डिफाइंग बीट है उसका जो गेट है ना, ये वापस से यहाँ ओपन हो जाता है। वांगलिन कहने लगता है कि जैसा कि मैंने प्रोजेक्ट किया था, ये टेरिफाइंग ओरिजिन एनर्जी हेवन डिफाइंग बीट को वापस से ओपन कर सकता है। अब गेट वापस से ओपन होता है, वापस से वो हाथ बाहर आता है और ये मैसिव सा जो आर्म था ये वापस से वांगलिन को लपकने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। ये देखकर वांगलिन कहता है कि ये गेट खुल गया, वापस ये हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं अभी भी जानता हूँ कि मैं इसके मैच का बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो आखिर ये मुझे अपनी ओर क्यों बुला रहा है। तभी यहाँ पे जैसे वांगलिन की तरफ ये हाथ काफी करीब आ चुका था ना, आसपास की थंडर एनर्जी इसे काफी तेजी से अपनी ओर बाइंड कर ली थी, विच मीन्स कि वो हिल नहीं पाता। और बस यही मौका था जब वांगलिन को ओपनिंग मिल जाता है। वो जैसे तैसे करके उसकी उंगलियों के बीच से उछलते कूदते हुए गेट के उस पार झांकने के लिए बढ़ जाता है, कहने लगता है कि बस यही मौका है, दिखाओ मुझे हेवन डिफाइंग बीट कि तुम्हारे अंदर कौन से राज छिपे हैं। अब यहाँ गेट के उस पार फॉर द फर्स्ट टाइम वांगलिन कुछ देख पाता है, जहाँ उसे एक अलग ही जैसे स्टार सिस्टम नजर आता है, जिसके डीप में वांगलिन चला जाता है और बस जाता रहता है। और तभी उसे हेवन डिफाइंग स्पेस दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर वांगलिन खुद को पाता है और वो पूरी तरीके से जैसे ट्रैप हो चुका था। हर एक चीज यहाँ पे फ्लॉलेस नजर आ रही थी, अपने मोशन के साथ ये ट्रैवल कर रही थी और हर एक चीज अपने आप में एक वर्ल्ड को एग्जिस्ट करती है। तभी यहाँ पे कुछ रे ऑफ लाइट्स वांगलिन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वांगलिन बचने की कोशिश करता है, बट एट दी एंड ये सारी रे ऑफ लाइट्स उसे एक जगह पे बाइंड कर देती है, जिसके चलते वांगलिन हिल नहीं पाता। और तभी एक आवाज आती है और वो बंदा कहता है, अगर तुम कौन हो और तुम्हारा दाव क्या है, अगर तुम नहीं जानते तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना मैं ये जानना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम विलिंगली अपनी मर्जी से दाव सीखना चाहते हो तो जवाब दो। अब तभी वांगलिन को एक वार्मनेस वाली फीलिंग आती है, जैसे कि आसपास की एनर्जीज ने उसे पूरी तरीके से फ्री कर दिया। और तभी वांगलिन को एक नजारा दिखता है जहाँ काफी सारे स्टार्स जो है एक साथ बनते और बिगड़ते हैं, और इसी को रीइंकार्नेशन कहा जाता है, जो कि असल में दाव का मैनिफेस्टेशन है। जो लोग दाव के बारे में सुनते हैं लेकिन कभी उसकी तलाश नहीं करते, उनकी जिंदगी ऐसी है कि सुबह को पैदा हुए और शाम को मारे गए, लेकिन जो दाव की तलाश करते हैं, लगातार उसकी खोज में रहते हैं, तो वो लाइफ एंड डेथ को भूल जाते हैं, उनकी जिंदगी इससे परे निकल जाती है। लेकिन फिर भी ये लोग रिग्रेट के मारे रह जाते हैं, और इसी के चलते लाइफ एंड डेथ के बीच का जो पावर साइकिलिंग है वो है दाव। कार्मिक कॉज, कार्मिक इफेक्ट, ये सब कुछ दाव का ही हिस्सा है। इस दौरान वांगलिन लगातार बिना रुके चलता रहता है, हर एक चीज को सुनता रहता है, एक्सपीरियंस करता रहता है, हर एक चीज को देखता है। और इस दौरान गाइस मैं बता दूं, यहाँ पे वक्त का वांगलिन को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, वो जैसे किसी चीज में खो चुका है, एक टक उसी में जैसे खुद को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वांगलिन दाव की तलाश कर रहा था, जहाँ वो आवाज लगातार उसे बताती है कि दाव हर चीज में है। नदियों का समुद्र से मिलना, समुद्र से भाप बनना, भाप का बादल बनना और बादल से फिर बारिश। इस हेवन को इसका हिस्सा नहीं
नहीं मानते वो कभी मर जाना फिर से उसका बनना ये दाव है, दुनिया में आना मर जाना फिर पैदा होना फिर मरना ये सब कुछ दाव है, कार्मिक कॉज एंड इफेक्ट ये भी दाव है, यहाँ तक कि सारी लिविंग बीइंग्स जो कि शांति से रह रही है इनके बीच का जो कार्मिक कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल है जो कि हर एक चीज को बैलेंस किए हुए है इसमें भी दाव है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सा रीजन है कि जिसके चलते ये क्रिएट होता है। अब वांग लिन यहाँ पे डीप थॉट्स में पड़ चुका था और तभी वो कहने लगता है कि हेवन के अंडर में हर एक चीज जो कुछ भी हो रहा है वो किसी एक चीज से शुरू हुई है, तो असल में सही मायने में वही एक चीज ही दाव है। अब वांग लिन को थोड़ी थोड़ी समझ तो आ रही थी लेकिन फिर भी इसके सिर के ऊपर से जा रहा था, वैसे इस वक्त बिल्कुल तुम्हारे सिर के ऊपर से जा रहा है। अब वांग लिन यहाँ पे कुछ और समझ ही पाता कि तभी एक तेज फोर्स उसे पीछे की ओर धकेलने लगती है और वांग लिन उस गेट से बाहर फेंक दिया जाता है। धीरे धीरे गेट क्लोज हो रहा था, जैसे ही वांग लिन उसकी ओर देखता है ना तो उसे एक जायंट सा फिगर नजर आता है, उसके हाथ दिखते हैं और वो कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। पे वो बंदा बस हल्का सा वांग लिन की ओर मुड़ता है, उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ ये गेट पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। तो गाइस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये मिस्टीरियस एपिसोड और स्पेशली जो कि दाव के ऊपर डेडिकेटेड था ये यहीं पे असल में वांग लिन का ये लुक मेरे ख्याल से इसलिए दिया गया है, जहाँ तक मैंने नॉवल को रीड किया है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें याद होगा कि वांग लिन जब अपने इस लुक में था ना पुराने वाले वर्जन में तो तब उसके पेरेंट्स को जब मार दिया गया था तो भाई कैसे वांग लिन ने कत्लेआम किया था, क्या स्लॉटर मचाया था, उससे भी बाप लेवल वाली चीज ना अब तुम्हें इस आर्क में देखने को मिलने वाली है। हाँ जी, डीमन मास्टर ज़ूमो ये नाम क्या बवाल मचाएगा ये तुम आगे आने वाले जो ब्रेक डाउन वीडियोस है उसमें विटनेस करने वाली हो। और वांग लिन का वो जो व्हाइट हेयर वाला लुक था ना वो काफी जेंटल टाइप का था, तो मुझे नहीं लगता कि इसी के चलते जो एनिमेटर्स है उन लोगों ने वांग लिन को ये लुक दिया है। अब रही बात इस बंदे की जिसे कि एंड में दिखा दिया गया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये असल में लॉर्ड ऑफ द इनर रियलम है। इनर रियलम क्या है ये मैं तुम्हें कभी